So good morning to all. Today we are here to have a brief introduction about the NEP, that is the National Education Policy, which the CBSE school is going to implement. And you all are aware that this policy is going to make a change in education system after 34 years. So without wasting much time, let me go with my screen sharing. So National Education Policy 2020 implementing in CBSE schools. So let's see what is the vision of the policy. Develop an education system deeply rooted in Indian ethos. भारतीय मूल्यों और संस्कृति में इतनी क्षमता है कि वो भारत को एक वैश्विक स्तर पे पहुंचा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के शिक्षण क्षेत्र में कुछ विकास के कदम उठाए जाएंगे। The curriculum and pedagogy must develop a sense of respect towards fundamental duties and Constitution of India. छात्रों में मौलिक दायित्व और संविधान के प्रति आदर की भावना निर्माण हो, इसका विशेष करके पाठ्यक्रम में उसका ज्ञान शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चा जो है वो बचपन से ही देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना उसमें विकसित हो। Key principles of NEP 2020: Respect for diversity and local context. पाठ्यक्रम और जो शिक्षण शास्त्र है उसको बनाते वक्त विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि जो भारत की विविधता है और जो स्थानीय संदर्भ है उसका सम्मान रखा गया है। इक्विटी एंड इनकल्चर, सबको समान सीखने का अवसर मिलना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समाज की सहयोगिता को बढ़ावा दिया जाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वी ऑल नो द टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो भी सीखते वक्त कुछ बैरियर्स आते हैं उनको टेक्नोलॉजी रिमूव कर सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाई के समान अवसर दिए जाएंगे। एम्फसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ के सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब तक कैसे होता था कि बच्चा जो है वो रट्टा मार के याद करके पढ़ाई करता था और फिर एग्ज़ाम्स देता था, तो उसको कुछ समझ में आए या ना आए इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अगर उसको कंसेप्ट समझ में आया है तो ही उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यूनिक कैपेबिलिटीज़, हर बच्चे में एक अद्वितीय क्षमता होती है, उस क्षमता को पहचानना और उसका विकास करना इसका की प्रिंसिपल है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, बच्चे की जो तार्किक या फिर रचनात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कंटिन्यूस रिव्यू, सतत मूल्यांकन पद्धति को इस्तेमाल किया जाएगा। Transforming pedagogical structure. So previous the academic structure was 10+2. किंडर सेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया या फिर इंक्लूड नहीं किया गया था। फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड एंड देन 11th and 12th was the previous academic structure. New pedagogical and curricular structure is 3+12, यानी 3 साल जो है वो प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी के हैं और 12 साल जो है वो स्कूल के हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम 5+3+3+4 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है या फिर जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, दैट इज 5 years, उसमें नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी क्लास 1 एंड क्लास 2 ये सब शामिल है। सो फाउंडेशनल स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2, 3 years दैट इज ऑफ आंगनबाड़ी, जिसमें बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की होगी, और जो सेकेंड स्टेज है उसकी फाउंडेशनल स्टेज की वो 2 years की है, जिसमें बच्चे की उम्र 6 से 8 साल की होगी, और जो क्लासेस है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। सो द फाउंडेशनल स्टेज विल बी ऑफ two stages. It is divided into 2, 3 years and 2 years. Next is the preparatory stage.
प्रिपरेटरी स्टेज इज ऑफ 3 years। बच्चे की उम्र इसमें 8 से 11 साल की होगी और जो स्टूडेंट्स 3rd to 5th स्टैंडर्ड के हैं वो इस प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज, जो कि 3rd स्ट्रक्चर है, and the age group is 11 to 14 years, and the classes which are included in the middle stage is 6 to 8 standard. And the next stage or the last stage is the secondary stage, which is of 4 years. इसमें बच्चे की उम्र 14 से 18 साल की है और स्टैंडर्ड 9 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। Silent features of the stages in school: foundational stage, play activity based learning, pedagogy of early childhood care and education, focus on good behavior, courtesy, ethics, personal and public hygiene, cleanliness, focus on teamwork and cooperation. पेरेंट्स, हम सबको मालूम है कि जो फाउंडेशन स्टेज के बच्चे यानी 3 साल के ऊपर के, तो 6 साल तक 90% ब्रेन का विकास होता है। इसी उम्र के बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज में ज़्यादा करके रीजनल लैंग्वेजेस या फिर मातृभाषा में पढ़ाई देनी चाहिए, इस पे जोर दिया गया है। इसके अलावा बच्चा जो है वो खेलते कूदते पढ़ाई करे, इसके लिए विशेष करके जो शिक्षण शास्त्र जो टीचर्स के लिए अनिवार्य है वो है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हमारा स्कूल ऑलरेडी, हमारा जो किंडर सेक्शन है वो हमारे जो टीचर्स हैं वो सारे ECCE का ही अभ्यासक्रम को फॉलो करते हैं। इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें उनका जो बिहेवियर वो अच्छा हो, उनमें शिष्टाचार की भावना हो, वैल्यूज़ हो, पर्सनल हाइजीन, ये सब जो है इसी स्टेज में सिखाया जाना चाहिए। और इसके अलावा टीम वर्क और कोऑपरेशन भी उनमें डेवलप किया जा सकता है। तो इस स्टेज वाले जो बच्चे हैं वो एक्चुअली पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इन द चाइल्ड्स प्रोग्रेस। जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग, interactive teaching learning, introduction of subjects including physical education, art, languages, science and mathematics, emphasis on reading, writing, speaking. फाउंडेशन स्टेज से मतलब बच्चा खेलते कूदते जो सीख रहा था उससे थोड़ा सा वो फॉर्मल क्लासरूम की तरफ उसको मोड़ा जाता है प्रिपरेटरी स्टेज में। यहाँ पे बच्चे को कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट्स है, लैंग्वेजेस हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है। इनको बच्चा थोड़ा सा जान पाए इसलिए थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा इस स्टेज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो संवाद कौशल डेवलप करे ताकि वो अपने टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करे, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और जो बच्चा है वो ज़्यादा करके रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप इस स्टेज में कर सकता है। द नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल स्टेज, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट टीचर्स for learning discussion of the more abstract concepts in each subject across the sciences, mathematics, arts, social sciences and humanities. मिडिल स्टेज में ज़्यादा करके मेन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, इनके जो डिफरेंट टीचिंग मैथडोलॉजीज हैं उनको टीचर्स यूज़ करेगा ताकि जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको सरल तरीके से बच्चों को समझाया जा सके। इसके अलावा मिडिल स्टेज पे कुछ नए स्टेप्स NEP ने लिए हैं, जैसे कि 10 डेज बैगलेस है, यानी बच्चा पूरे साल में 10 दिन विदाउट बैग स्कूल आएगा। तो 10 दिन विदाउट बैग स्कूल आएगा तो करेगा क्या? तो उसमें कुछ उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप किया जाए, उसको कुछ स्किल्स जो हैं, छोटे छोटे जो स्किल्स रहते हैं, कारपेंट्री है या फिर आर्ट है, एनी अदर थिंग, उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो मिडिल स्टेज है यहाँ पे CBSE वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑलरेडी CBSE ने 9 वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। जब NEP स्कूल्स में लागू होगा तो ये इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो नेक्स्ट स्टेज है वो हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज है। 4 years of multidisciplinary study, greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations, greater flexibility and students' choice,
exposure to more subjects and enable greater flexibility, more frequent assessment of modules. So जो ये स्टेज है इसमें बहुविषयी अभ्यासक्रम, मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस स्टेज के बच्चों को ज़्यादा गहराई से उनकी जो तार्किक या रचनात्मक सोच है या फिर हर सब्जेक्ट को कितने गहराई से वो उसको पढ़े, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। या इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकें। तो उनको फ्रीडम दिया गया है कि वो जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए तो उसको वो चूज़ कर सके। यहाँ पे नो स्ट्रीमिंग है, नो स्ट्रीमिंग यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसे कुछ नहीं रहेगा। अगर बच्चा आर्ट्स के साथ फिजिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऐसे लेना चाहता है तो वो उसकी चॉइस है, वो उसको ले सकता है। मोर फ्रीक्वेंट असेसमेंट यानी सतत उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके लिए उसके डिफरेंट असेसमेंट पैटर्न्स यूज़ किए जाएंगे। शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड teaching, learning and assessment. This is a very, very important step. Competency-based teaching, learning and assessment means actually कि बच्चे की योग्यता जान के उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है और उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन करना है। तो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है इन द एजुकेशन प्रोसेस। सो हाउ इट विल बी डन, promoting critical and creative thinking aligned to the 21st century skills in the classroom. 21st century के कौन से skills हैं that I am going to tell into the next slides. जो बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, तार्किक और रचनात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, तभी फिर वो उसकी योग्यता समझ में आएगी। इसके अलावा शिफ्टिंग ट्रेडिशनल असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी फोकस। ट्रेडिशनल असेसमेंट मीन्स लाइक अब तक जो हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न्स लेते थे जहाँ पे जस्ट वन पेपर फॉर एवरी वन इट वॉज, और बच्चा क्या है कि वो जो भी सिलेबस दिया गया है उसको वो रट के याद करके आके पेपर देता था। तो इसको बंद करके उसको कॉम्पिटेंसी फोकस पे शिफ्ट किया जाएगा, मतलब उसकी जो योग्यता है उसी अनुसार उसको असेस किया जाएगा। ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड फ्रीक्वेंटली। अगर बच्चा सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में पढ़ रहा है तो हर साल उसका जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या कमी है, उसको ट्रैक किया जाएगा और उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ताकि जब बच्चा 10th तक जाए तो उसमें जो भी उसकी जो किसी स्किल्स में कमी है या फिर किसी सब्जेक्ट में कमी है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। डिज़ाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज टू एक्वायर लर्निंग आउटकम्स। सीखने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टूल्स और रिसोर्सेज को डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये सब जो है ये तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम ऑफ बुक्स रिड्यूस किया जाए, यानी जो अभ्यासक्रम है उसको अगर हम कम करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। सो जो बुक्स का जो बोझा है उसको कम किया जाएगा। उसके अलावा उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो और क्लासरूम जो है वो एन्जॉयफुल हो, जॉयफुल क्लासरूम हो, इसके लिए स्पोर्ट्स, आर्ट्स यानी कला और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एकत्रित करके उसको पढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने जो लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. To bring children back to school and prevent children dropping out, the following steps will be taken. Provide regular trained teachers at each stage, community partnership in terms of expertise and infrastructural support, scope of school education involving both formal and non-formal education modes, open and distance learning ODL programs offered by the National Institute of Open Schooling NIOS and State Open Schooling will be expanded and strengthened. हमारे देश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, ट्रेन टीचर्स नहीं है या फिर टीचर ही नहीं है या फिर स्कूल नहीं है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर बच्चे की कोई अपनी होम प्रॉब्लम हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चा जो है वो स्कूल ना छोड़े और वो शिक्षा का आनंद ले सके, इसके लिए सीबीएसई ने एनईपी ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि एनईपी जो है रेगुलर ट्रेन टीचर हर स्टेज पे प्रोवाइड करेगा
और अगर किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है या फिर किसी एक्सपर्ट पर्सन को बुलाना है, तो समाज से जो भी वॉलंटरली इस कार्य को करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा जो औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षण पद्धति है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है किसी और वजह से, तो उसके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो कि नेशनल और स्टेट ओपन स्कूल्स उसको उसके लिए उपलब्ध करेंगे, उसको भी बढ़ावा दिया गया है। हाइलाइट्स ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यानी योग्यता आधारित शिक्षण देना, बच्चे की योग्यता जान के उसको शिक्षण देना और उसी के अनुसार उसका मूल्यांकन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, स्टोरी टेलिंग है। अगर कोई और सब्जेक्ट, सपोज आपको फिजिक्स भी पढ़ाना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड, ये इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। डेवलप ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नो सिलॉस अमंग सब्जेक्ट्स लर्निंग, नो हार्ड सेपरेशंस, मीन्स कोई सब्जेक्ट लाइट है या फिर हैवी है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइक साइंस वाले बहुत इंटेलिजेंट है एंड दीज ऑल थिंग्स लाइक डिफरेंटिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ये सब नहीं होगा अभी। हर सब्जेक्ट को समान कंसिडर किया जाएगा, वो करिकुलर हो, को करिकुलर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, एकेडमिक हो, वोकेशनल हो, साइंस, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एकेडमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। एम्फेसिस ऑन डिजिटल लिटरेसी, बच्चे को स्कूल से ही डिजिटल नॉलेज आना चाहिए। अभी जो हम देखते हैं कि पेंडेमिक में बहुत सारे टीचर्स को ये सब सीखना पड़ा और फिर सिखाना पड़ा, और हम सब जानते हैं कि बच्चे तो इसमें ज़्यादा करके टीचर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो जब बच्चों में देखा जाए तो उनको भी ये नॉलेज ठीक से मालूम होना चाहिए। इसके लिए उनको कोडिंग है, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग है, इन सब का इंट्रोडक्शन उनको बचपन से किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग, बहुभाषीय अभ्यास शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि इफ़ यू सी द इंडिया में नियर अबाउट 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इसके लिए स्टेट्स को बायलैटरल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो अगर उनको किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर्स चाहिए तो वो नियर बाय स्टेट से उनको हायर कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में बच्चे सपोज से राजस्थान के बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर उनको वो लैंग्वेज सिखानी है तो हम लोग राजस्थान से टीचर को हायर कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट को एग्रीमेंट करना ये NEP बताता है। जो मैंने 21st सेंचुरी स्किल्स क्लासरूम की कही थी वो इस प्रकार की है। कोलैबोरेशन, सहयोग करने की भावना उसमें विकसित होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसको आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को समस्या कैसे सुलझानी है वो उसको बचपन से ही उसके बारे में उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है। कम्युनिकेशन, संवाद कैसे करना है। तार्किक और रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी बचपन से ही प्रयत्न किए जाएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस, हर बच्चा जो है वो अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में अवेयरनेस उसको बचपन से ही दी जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है वो भी उसको बचपन से सिखाया जाएगा। एथिक्स यानी नीति शास्त्र या फिर आचार विचार, ये भी बचपन से ही उसमें विकसित किए जाएंगे। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो कि उसको क्लासरूम में सिखाए जाएंगे। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, होलिस्टिक हेल्थ है, डेटा साइंस है, ऑर्गेनिक लिविंग है, डिज़ाइन थिंकिंग और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ऑल आर अवेयर, देखा जाए तो रोबोटिक्स, पाइथन, दिस मैनी थिंग्स यू आर कमिंग अक्रॉस विद। रोबोट्स का तो अभी के जो बच्चे हैं वो तो आगे जाके रोबोट्स के साथ ही काम करेंगे। इसके लिए उनको ये नॉलेज बचपन से ही दिया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रमोट किया गया है। हॉलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब सिर्फ बच्चे का फिजिकल हेल्थ नहीं, तो वो सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहे, इस पर भी फोकस किया गया है। डेटा साइंस, ऑर्गेनिक लिविंग, डिज़ाइन थिंकिंग, कोडिंग, then machine learning, computational thinking, these all things are also will be taught in the school. Knowledge of India यानी भारत का ज्ञान, knowledge from ancient India and its contribution to modern India, जो
हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें इतना सबको इतना नॉलेज है कि उसको लेके हम अपने भारत को मतलब आने वाले भारत को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो इस पे जोर दिया जाएगा। इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशन विद रिगार्ड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर्यावरण के क्षेत्र में आने वाले भारत की आकांक्षाएं, उस पे भी फोकस किया जाएगा। कॉम्पिटिशन्स इन स्कूल्स फॉर लर्निंग वेरियस टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स थ्रू फन एंड इंडिजिनस गेम्स। स्कूलों में कंपटीशन लिया जाएगा ताकि वो इंडिया को बहुत अच्छी तरह से जान पाए। उसके लिए वेरियस टॉपिक्स भी रखे जाएंगे, कुछ फन प्रोजेक्ट्स भी रखे जाएंगे। जो इंडियन गेम्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक प्रोजेक्ट जो अभी हमारे बच्चे करते हैं वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और एक भारत जो श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप लोग उसके साथ अपने बच्चों के साथ काम किया है तो आप लोगों को उसका अवेयरनेस होगा कि हमारे जो बच्चे हैं मतलब महाराष्ट्र के बच्चे जो हैं उन्होंने उड़ीसा के बारे में जानने की कोशिश की है। मतलब उसका जो जोग्राफिकल कंडीशन है, इंडस्ट्री है, कल्चर है, इसके बारे में जानने पर वो प्रोजेक्ट था। उसी तरह से उड़ीसा के बच्चे जो थे उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में प्रोजेक्ट किया था। तो इस साल जो था वो सीबीएसई ने महाराष्ट्र वाज टाइड विद ओडिशा, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो सीबीएसई विल गिव महाराष्ट्र विद एनी अदर स्टेट। So every year one state is going to link with the other state so that the students of one state can know about the culture, geographical conditions, religion and every other things about the other state. Then video documentaries on inspirational luminaries of India in science and curriculum. हमारे जो प्राचीन फेमस लोग रह चुके हैं और या फिर अभी भी जो समाज में कोई ऐसे लोग हैं जिनके वजह से बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो बच्चों को दिखानी चाहिए। स्टूडेंट्स टू विजिट डिफरेंट स्टेट एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। ये बहुत ही अच्छा एनईपी ने एक स्टेप लिया है जिससे बच्चे टूर भी कर सकते हैं और फिर उस स्टेट में जाके वहाँ पे रह के कल्चर को स्टडी कर सकते हैं और या फिर बच्चों के साथ दूसरे स्टेट के बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विल बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स। जो संविधान के प्रति जो वैल्यूज है उसको भी डेवलप किया जाएगा। नॉलेज ऑफ क्रिटिकल इश्यूज फेसिंग लोकल कम्युनिटीज, स्टेट्स, द कंट्री एंड द वर्ल्ड। हमेशा हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बच्चों को जो गंभीर समस्या रहती हैं उनसे हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, बट एनईपी सजेस्ट करता है कि अगर कोई कम्युनिटी इश्यू है, लोकल इश्यूज हैं या फिर स्टेट के, कंट्री के या फिर वर्ल्ड के हैं, तो उनका भी नॉलेज या फिर उनके बारे में भी डिस्कशन बच्चों के साथ करना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE एंड टेक्स्ट बुक्स। जो NEP की पॉलिसी है उसके अनुसार NCERT बुक्स प्रिपेयर कर रहा है या NCERT फ्रेम कर रहा है, और जो बुक्स अवेलेबल होंगी वो सारे रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध किए जाएंगी। जो टेक्स्ट बुक है उनका जो मेन कोर कंटेंट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल का रहेगा, लेकिन उसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो सप्लीमेंट्री कंटेंट लोकल लेवल का भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट्स एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अक्रॉस स्कूल ईयर्स। जो मूल्यांकन पद्धति है उसमें किस तरह से बदलाव किया जाएगा, क्या स्टेप्स रहेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा और उसमें जो चेंजेस लाने हैं उस पर वर्कआउट किया जाएगा। इसके लिए कुछ की फीचर्स भी बताए गए हैं। ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड्स 3, 5 एंड 8। जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स एग्जामिनेशन ओवरऑल जो उसका सिलेबस है उस पर जो एग्जामिनेशंस ली जाएंगी वो 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में ली जाएंगी। इसके अलावा जो बोर्ड है वो एग्जाम्स कंडक्ट करेगा स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए। तो ऐसे करने से कौन सी बातों पे ध्यान देना होगा, तो वो है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारने की जो आदत है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समझ के सीखने पे जोर देगा। कंडक्ट असेसमेंट फॉर ऑल स्कूल्स। ये जो भी असेसमेंट पद्धति होगी ये वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो सबको इम्प्लीमेंट करनी होगी। स्टूडेंट्स डाटा इज एनोनिमाइज्ड, पब्लिक डिस्क्लोजर बाय स्कूल्स ऑफ देयर ओवरऑल आउटकम।
बच्चे का जो वैयक्तिक प्रोग्रेस कार्ड रहता है उसको कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अगर स्कूल को चाहिए तो वो अपना ओवरऑल जो लर्निंग आउटकम है उसको वो हाईलाइट कर सकता है। यूज डाटा फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट। किसी भी बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर निगरानी रखने के लिए और उसमें सुधार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं। रीडिजाइनिंग रिपोर्ट कार्ड्स टू असेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। रिपोर्ट कार्ड को रीडिज़ाइन किया गया है ताकि उसका संपूर्ण विकास, उस बच्चे का जो संपूर्ण विकास है वो उसको उसमें ठीक से मतलब उसको पता चले। इसीलिए उसको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहा गया है। यानी बच्चा जब एक क्लास में है तो वो क्या कर रहा है, उसका डिसिप्लिन कैसा है, उसका डिसिप्लिन टूवर्ड्स उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा है, टूवर्ड्स टीचर्स के साथ कैसा है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर उसने कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, वो कैसे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, खेल में वो कैसा है, ड्राइंग, ये सारा जो असेसमेंट है ये पूरा उसका उस रिपोर्ट कार्ड में आएगा। इसीलिए उसको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहा गया है। एंड दिस रिपोर्ट कार्ड विल बी एन वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल। ये इसलिए कहा गया है कि होम एंड स्कूल बिकॉज पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हर जो बच्चे की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी स्कूल में उसका पेरेंट्स को अवेयरनेस दिया जाएगा। पेरेंट्स की भी हेल्प ली जाएगी जहाँ जहाँ पे टीचर्स को लगता है कि आई नीड अ हेल्प ऑफ पेरेंट टू इम्प्रूव द चाइल्ड, सो द पेरेंट्स विल बी ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑल थिंग्स। तो बच्चे का जो है वो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, उसने किस टाइप के प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, उसने वो कितने सफाई से किया है, वो टाइम पे सबमिट किया है क्या, इन बातों पे भी फोकस किया गया है। प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, देन क्विजेस, रोल्स प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज, कोई क्विज कंपटीशन है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, कोई ड्रामा में लिया है पार्टिसिपेशन, ग्रुप एक्टिविटी जब कर रही है तो उसका उसने उसने कैसे सहकार्य किया है, या फिर पोर्टफोलियो है, या जो भी टीचर्स उसको दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स है, होम असाइनमेंट है, कोई एक्टिविटीज़ है, वो जो भी प्लान किए हैं वो किस तरह से वो सबमिट कर रहा है, मतलब हैंड राइटिंग अच्छी है उसकी या फिर टाइम पे सबमिशन कर रहा है, या दीज ऑल थिंग्स विल बी चेक्ड। टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है क्या। Then interactive questionnaires for parents, teachers and students will also be in the report card. इसके अलावा बच्चा खुद को असेस करेगा, मतलब अपना जो वो भी काम कर रहा है उसको भी बच्चा असेस करेगा और उसके जो सहपाठी हैं वो भी उसको असेस करेंगे। इसके अलावा टीचर भी उसको असेस करेगा। तो इस तरह से जो है वो बच्चे का संपूर्ण विकास वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो दर्शाएगा। इसके अलावा टीचर्स को ये भी पता चलेगा कि रिपोर्ट कार्ड से कि बच्चा कहाँ कहाँ पे कम है या फिर कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट उसकी करनी है। तो एक बहुत ही अच्छा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड जो NEP ला रहा है, सो दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू ओवरकम द wherever he is not finding that he needs a help and all from the parents or from the teacher, these things can be overcome. A result of the school examination, this I have already explained, to be used only for the developmental purpose of the school education, for public disclosure by schools of their overall student outcome, for continuous monitoring and improvement of the schooling system. Teachers and Teachers Education NEP 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस मोर ऑन टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो। जो फाउंडेशन स्टेज है, मतलब जो भी टीचर्स फाउंडेशन स्टेज में पढ़ाना चाहेंगे उनके लिए ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कोर्स करना अनिवार्य है। हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स के लिए 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE और 1 year डिप्लोमा प्रोग्राम कवरिंग अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। NPST National Professional Standard for Teachers will be developed by 2022. TET यानी Teachers Eligibility Test उसको भी मजबूत किया जाएगा। Sharing of teachers across schools. अगर हमारे स्कूल के नियर बाई कोई स्कूल है जहाँ पे किसी टीचर ने इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कुछ इनोवेटिव आइडिया अपने स्कूल के लिए यूज़ किया है और जिसके वजह से बच्चे बहुत अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं, तो उस टीचर को हम अपने स्कूल में बुला सकते हैं। या फिर हमारे स्कूल की कोई टीचर है जिसने किसी सब्जेक्ट में इनोवेशन किया है, तो हमारे टीचर को भी हम दूसरे स्कूल में भेज सकते हैं। सो इन दिस वे द शेयरिंग ऑफ टीचर्स अक्रॉस स्कूल
will be promoted. Schools complexes will hire local eminent persons, experts and instructors. अगर सोसाइटी में कोई पर्सन है या एक्सपर्ट है, फिर मास्टर इंस्ट्रक्टर हैं, जिनका गाइडेंस स्कूल को लगता है कि अगर उनका गाइडेंस अगर हमारे बच्चे को मिले तो वो उसका विकास के लिए हेल्प करेगा, तो स्कूल्स वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो इन सर्विस के टीचर्स हैं उनके लिए 50 आवर्स का CPD यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन अ ईयर ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इस तरह से NEP जो है वो टीचर्स को सपोर्ट करता है, उनका पालन पोषण करता है, ताकि जो उनका पूरा टीचिंग प्रोफेशन है उसमें वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन NEP 2020। अगर कोई टीचर बनना चाहता है आगे बाय 2030 तो उसके लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स अनिवार्य है। एंड इफ दैट एनीवन हैज कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री तो they have to go with 2 years BEd course, and if a person has gone with 4 years multidisciplinary bachelor's degree or the master's degree, then they have to go with 1 year BEd course. तो ये सारे BEd कोर्सेज हैं। ये जो BEd कोर्सेज हैं इसमें जो टीचर्स ट्रेन होंगे वो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से मतलब मल्टी लेवल टीचिंग कर पाएंगे। जो डिसेबल बच्चे हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है उनको वो सिखाया जाएगा। अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको भी किस तरह से हैंडल करना है उसको भी उनको सिखाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, तो ये टीचर्स जो है जो भी ये BEd कोर्सेज करेंगे, ये आने वाले बच्चों में उनमें किसी भी तरह से हर बच्चे को समान सीखने का अवसर मिले, उनकी ठीक से प्रोग्रेस हो, ये सब बातों का ध्यान में रख के जो BEd कोर्स है उसको बनाया जाएगा। फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र हैं उनकी तरफ भी NEP बहुत ध्यान देता है। जेंडर आइडेंटिटीज, तो जेंडर आइडेंटिटीज इनकल्शन फंड जो है वो फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए उपलब्ध किया जाएगा। सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज एंड जोग्राफिकल आइडेंटिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटीज, बच्चे अगर विलेज से हैं, टाउन से हैं, तो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इन सब को समान सीखने के अवसर मिले, इस पे वर्कआउट किया जाएगा। डिसेबल बच्चे, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया और एनी अदर डिसेबिलिटी, तो उन बच्चों में भी कैसे जो उनके पढ़ने का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कि माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, या फिर बच्चे कुछ शिकार के मतलब कुछ बच्चे जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए हैं, या फिर बच्चे अनाथ हैं, या फिर बेगर है, या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ये जो सारे कम्युनिटीज़ हैं इनकी तरफ भी NEP ध्यान देता है ताकि भारत का हर बच्चा सीखने से वंचित ना रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में CBSE ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन फॉर स्कूल एजुकेशन, NEP 2020 ऑन स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिएशन, SQAF यानी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क, जो कि SCRT उसको डेवलप करेगा, यानी कि स्टेट काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक्चुअली इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्कूल को तैयार करना है, और जिसमें उसको डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ टीचर्स है, फाइनेंशियल प्रोविटी है, या फिर कोई और बात है, इसका एविडेंस जो स्कूल को है वो अपलोड करना पड़ेगा। CBSE इसके लिए एक E-पोर्टल जारी करेगा जिसमें स्कूल को इसका एविडेंस अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद स्कूल को बताया जाएगी कि आप कहाँ कहाँ पे कम हो, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको डेवलप करना है। तो इन शॉर्ट लाइक स्कूल सेल्फ ही एनालाइज करेगा कि वेयर आई हैव टू ओवरकम एंड वेयर आई कैन अपग्रेड माई सेल्फ। सो फॉर दैट the standard setting and accreditation for school system has been prescribed by NEP. Transforming assessment and examination.
जो परीक्षा के और मूल्यांकन पद्धति में जो चेंजेस लाएंगे वो किस तरह से सीबीएसई लाएगा, उसके लिए सीबीएसई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड 3rd, 5th और 8th में एग्जाम्स होंगी, तो एक्चुअली सीबीएसई उसके लिए पायलट स्टडी करेगा। जो पायलट स्टडी है वो अप्रैल और मई में सीबीएसई को स्कूल सिलेक्ट करेगा और उस दौरान पायलट स्टडी किया जाएगा। उसके अलावा सीबीएसई ने 1st to 5th स्टैंडर्ड जो है, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए 500 कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट प्रिपेयर करके रखे हैं। मतलब जो इस उम्र के बच्चे होंगे उनको योग्यता आधारित किस तरह से पढ़ाया जाएगा और किस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाएगा, इस पे भी प्रिपरेशन हो गया है। सीबीएसई हैज सेट अप सेंटर फॉर असेसमेंट। जो मूल्यांकन पद्धति है या फिर जो हमें कैसे उसको असेस करना है, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है ताकि डिफरेंट मोड्स ऑफ असेसमेंट कैन बी कैरिड आउट। अगर बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार पढ़ाना है तो मूल्यांकन भी उसी अनुसार करना पड़ेगा और उसके लिए उस पर बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। जो 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो हॉट्स यानी हायर ऑर्डर स्किल्स के जो क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो दीक्षा ऐप पे अवेलेबल किए गए हैं। इसके अलावा जो सीबीएसई है ट्रेनिंग दे रहा है कि पेपर कैसे सेट करना है, मॉडरेटर्स और पेपर जो सेट करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग दे रहा है ताकि जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो स्टैंडर्ड है वो और बेहतरीन हो। CBSE has also provided a manual for assessment as for of learning. मैनुअल भी CBSE प्रिपेयर कर रहा है जिसको यूज करके टीचर्स जो हैं वो अपने असेसमेंट पैटर्न्स में चेंजेस ला सकते हैं। इनिशिएटिव्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। पहले भी मैंने बताया है कि टीचर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एनईपी, तो यहाँ पे भी है कि किस तरह से टीचर्स की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए, उस पर जो सीबीएसई वर्कआउट कराया या फिर उसने कैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पर है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब हर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग सीओई ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि टीचर्स अपने सब्जेक्ट के बारे में खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए 50 आवर्स का मैंडेटरी सीपीडी पर ईयर ट्रेनिंग है, यानी 50 घंटे का ट्रेनिंग पूरे साल में टीचर्स को करना अनिवार्य है। सीबीएसई इसके अलावा 10 मिनट्स का मॉक क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, गुड क्लास प्रैक्टिस फॉर एक्सपीरियंशियल जॉयफुल लर्निंग भी कर रहा है। सीबीएसई ने 36 मैनुअल्स या फिर हैंडबुक्स रिलीज किए हैं जिसको पढ़ के टीचर्स जो हैं वो अपने टीचिंग मैथडोलॉजीज में चेंजेस ला सकते हैं। सीबीएसई है जो 5 फाउंडेशनल एंड न्यूमरेसी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे भी काम कर रहा है। तो इस तरह से सीबीएसई जो टीचर्स की कैपेसिटी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। करिकुलर इनिशिएटिव्स भी सीबीएसई ने लिए हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब तक कैसे होता था कि लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग यू डू ड्रॉ, बट वी वर नॉट कंसिडरिंग लाइक ड्राइंग एंड साइंस कैन बी इंटीग्रेटेड और स्पोर्ट्स एंड मैथ्स कैन बी इंटीग्रेटेड, बट नाउ ड्राइंग, स्पोर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स को एकत्रित करके उसको पढ़ाया जाएगा ताकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। प्रिंसिपल्स एज अ पेडागोजिकल लीडर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एनुअल पेडागोजिकल प्लान। स्कूल का जो वार्षिक प्लान है उसको प्रिंसिपल्स टीचर्स के हेल्प से बनाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बच्चा खुद वो जो भी वो सीख रहा है उसको वो खुद करे और अंडरस्टैंड करे। Mathematics and Hindi at 2 levels. English and Sanskrit will also be introduced at 2 levels from the session 2021-22. Already अभी जो है वो CBSE मैथ्स और हिंदी में 2 लेवल्स उसने इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे कि सपोज स्टैंडर्ड 10th में इफ़ यू सी लाइक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के लिए। अगर बच्चा मैथ्स उसको बहुत डिफिकल्ट जा रहा है और आगे उसका कोई फ्यूचर में मैथ्स लेके पढ़ने का कोई विचार नहीं है तो वो बेसिक मैथ्स ले सकता है। और अगर बच्चा बहुत ही अच्छा है मैथ्स में और आगे उसको इंजीनियरिंग या फिर ऐसे कोई कोर्सेज लेने हैं जिसके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकता है। तो ये 2 लेवल्स इसलिए किए गए हैं कि बच्चा अपनी योग्यता अनुसार उन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। ऐसे ही हिंदी में भी है 2 लेवल्स हैं। और जो 21-22 में सीबीएसई इंग्लिश और संस्कृत के लिए भी 2 लेवल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ
9 vocational courses of 12-hour duration in classes 6 to 8 in 2020. I have already said that standard 6 to 8 standard NEP is going to introduce with the vocational courses. तो CBSE ने ऑलरेडी 9 वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये जो कोर्सेज जो हैं वो साल में उनको 12 आवर्स का ड्यूरेशन उसके लिए दिया गया है। ये जो कोर्सेज है उसका जो मेन यही है कि बच्चा जो है वो स्कूली जो शिक्षा है उसके साथ साथ एक स्किल भी सीखे, ताकि एजुकेशन के साथ एक स्किल में भी वो निपुण हो पाए। इंश्योरिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल्स, योग्यता आधारित शिक्षण पद्धति के लिए सीबीएसई कुछ स्टेप्स जो है या फिर कैसे उसको सुनिश्चित करेगा उसके लिए कुछ कदम बताए गए हैं, जैसे कि मैंडेटरी एडॉप्शन ऑफ लर्निंग आउटकम्स बाय सीबीएसई स्कूल्स। जो सीबीएसई स्कूल्स है उनको सीखने के जो परिणाम है उनको अपनाना अनिवार्य है। जब क्वेश्चन पेपर्स को डिज़ाइन किया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा करके जो फोकस जो मतलब अभी हम को बच्चे की योग्यता अनुसार उसको असेस करना है, तो क्वेश्चंस जो बनेंगे उस पर बहुत ही फोकस किया जाएगा, यानी कि जो तार्किक और रचनात्मक सोच है बच्चे की वो उस पे आधारित क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। देन फॉर इनफॉर्मल असेसमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि बच्चा कभी भी जब पेपर के लिए आ रहा है तो वो जो भी कंसेप्ट है उसको समझ के ही आए। रट्टा मार के आएगा तो वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। मैंडेटरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, टीचर्स के लिए ये अनिवार्य है कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन जो सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है दीक्षा ऐप या फिर सीओई ट्रेनिंग द्वारा, वो उनको करना जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स मटेरियल हैंडबुक ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग टीचर्स रिसोर्स फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, जो भी रिसोर्स मटेरियल्स सीबीएसई जारी कर रहा है उनको भी टीचर्स को उसको पढ़ना है और उसमें अपने चेंजेस जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज है उसमें बदलाव लाने हैं। स्टूडेंट्स एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए हैं, इसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारा स्कूल भी कंडक्ट करता है, जैसे कि आर्यभट्ट जैंट चैलेंज है, हेरिटेज इंडिया क्विज है, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी है, या फिर सीबीएसई साइंस चैलेंज है, साइंस एग्जीबिशन है, खेलो इंडिया है, एक्सप्रेशन सीरीज है, या रीडिंग चैलेंज है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करता है? बहुत सारी बातें, जैसे फाउंडेशनल स्किल मतलब क्या, दिस लर्निंग आउटकम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टीलिंग्विज्म, दिस ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो आई जस्ट गो विद द रीडिंग ऑफ दिस। Focus on core essential learning outcomes, focus on foundational skills in lower grades, focus on practical and application based learning, stress on the importance of foundational skills of literacy and numeracy, adopt innovative teaching strategies, focus on at early age of reading, writing, learning of basic mathematical concepts, bring changes in classroom teaching in alignment with NEP 2020, link assessment with learning outcomes, मतलब मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे ने सीखा है उस पे ही आधारित होना चाहिए। अडॉप्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटीग्रेट डिजिटल लिटरेसी, साइंटिफिक टेम्पर एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, lesson plans grounded in real life situations and plan to promote multilingualism, identify and nurture gifted students and plan for child with special needs and SEDGS, that is socially economical disadvantaged group. What the schools have to do, they have to do some changes in assessment patterns also, so varieties modes of assessment has to be introduced, and focus on assessment as and for learning. मूल्यांकन जो है वो सिर्फ सीखने पर ही आधारित होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड रिफ्लेक्टिंग द यूनिकनेस, मतलब हर बच्चे का जो यूनिकनेस है उसको जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दर्शाता है। प्लान टू ट्रैक लर्निंग ऑफ ईच चाइल्ड, रिमूव सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, holistic educational approach by removing hard separation between art, science, commerce, co-curricular and co-curricular activities, academic, vocational streams, vocational training to the students,
जैसे कि 10 डेज बैगलेस है या फिर वोकेशनल कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है, ये स्कूल को करना ज़रूरी है। हर बच्चा स्कूल में आए और पढ़े, बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़े, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, इंश्योर एजुकेशनल असेस, हेल्प ईच चाइल्ड टू कंटिन्यू एजुकेशन थ्रू RTE, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी जैसे समाज है या फिर मैनेजमेंट है या पेरेंट्स हैं, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे से जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ जिनकी हेल्प लगती है उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए बुलाया जाएगा। क्रिएट सेफ एंड कंडुसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग एंड टीचिंग, मेंटेन इंक्लूसिव एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चे का जो हेल्थ है उसको भी ट्रैक किया जाएगा, पीरियडिकली उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, हेल्थ कार्ड उसको इश्यू किया जाएगा, और जो भी हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस है पेरेंट्स और टीचर्स मिल के उस पर वर्कआउट करेंगे, ताकि बच्चा आराम से आसानी से जो एजुकेशन है वो कर पाए। This already I have said, self audit on school quality assurance and accreditation framework. This is a very important step. Ensure that all students at all levels of school education are taught by passionate, motivated, high qualified, professionally trained and well equipped teachers. मतलब हर बच्चा है उसको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर मिले, इस पे भी जोर दिया गया है। रिक्रूट क्वालिफाइड टीचर्स एज पर NCTE regulations. Engage with parents and community for positive learning environment. जो समाज है, जो पेरेंट्स हैं, इनको भी स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ ली जाएंगी, जो भी उनके चाइल्ड से रिलेटेड है, उसके लिए उनका इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो। इसके लिए है कि इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, पोर्टफोलियोज, होम असाइनमेंट। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका परिणाम क्या होगा वो पेरेंट्स को उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। उसका पोर्टफोलियो जो है, जो होम असाइनमेंट्स उसको दिए गए हैं, उसके बारे में भी पेरेंट को जानकारी दी जाएगी। सेंसिटाइज पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। अगर कोई बच्चा फिजिकल या फिर उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ नहीं पा रहा या लिख नहीं पा रहा, या ऐसे कोई ना कोई उसमें जो प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो पेरेंट का हेल्प लेके उस बच्चे की प्रोग्रेस करें। अगर चाहे तो टीचर बच्चे के घर भी जा सकता है। मतलब इतना स्टूडेंट सेंट्रिक दिस NEP पॉलिसी हैज़ बीन फ्रेम्ड। मतलब इतना इम्पोर्टेंस बच्चे को दिया गया है कि जिसके लिए समाज है, पेरेंट्स है या फिर टीचर्स है, इन सब को उस पर वर्कआउट करना है। अरेंज वर्कशॉप्स ऑन पेरेंटिंग एंड पर्टिकुलरली ऑन एग्जाम रिलेटेड एंग्जाइटीज एंड अदर स्ट्रेस। कुछ वर्कशॉप्स जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं, अगर वो एग्ज़ाम रिलेटेड एंग्जाइटीज़ है उसमें या फिर स्ट्रेस है, तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कुछ वर्कशॉप्स का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे और पेरेंट्स के साथ बात करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। Engage parents to deal with substance abuse, sexual orientations and other adolescence issues. ऐसे बहुत सारे कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं टीचर्स जब फेस करता है, उसमें सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है या फिर एडोलसेंस इश्यूज हो सकते हैं। तो स्कूल को चाहिए कि वो पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करे, ताकि जो उसका आउटकम है वो बहुत ही अच्छी तरह से आए। सेंड पोर्टफोलियोज बैक टू पेरेंट्स फॉर रिव्यू एंड फीडबैक। बच्चे का जो भी वो सबमिशन है या जो पोर्टफोलियो है वो पेरेंट्स को दिया जाएगा, उस और उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। Inform parents about what kind of assistance the child needs at home for learning. कभी कभी ऐसे होते हैं कि बच्चे कुछ बहुत स्लो होते हैं, वो ठीक से स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो टीचर्स को चाहिए कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि वो किस तरह से उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प जो चाहिए वो उसको दें, ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल फील करे और अपना लर्निंग प्रोसेस जारी करें। Let parents be volunteer for FLN, field visits, sports, arts, exhibition, annual function, school magazine. तो पेरेंट्स को वॉलंटरली इन्वॉल्व किया जाएगा फील्ड ट्रिप्स में, स्पोर्ट्स में, आर्ट एग्जीबिशंस में, और इवन मैगजीन, स्कूल मैगजीन में। एक्सपोजर लेक्चर बाय पेरेंट स्पेशलिस्ट, काउंसलर, डॉक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म मेकर। अगर अगर कोई पेरेंट अच्छा काउंसलर है, डॉक्टर है, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म मेकर है या कोई और टॉपिक में बहुत एक्सपर्ट है,
तो उनके लेक्चर्स स्कूल आयोजित करेगा। ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक इवेंट्स ओनली फॉर पेरेंट्स, स्कूल को चाहिए कि कुछ इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करें। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन कम्युनिटी आउटरीच वर्क अंडरटेकन बाय स्कूल्स, स्कूल्स जो भी समाज से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है तो उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। So parents, this was in short about NEP. Happy learning. I'll just stop sharing my screen.